गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम करने जा रहे हैं रस संप्रदाय के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये जो प्रश्न हैं ये कॉलेज लेक्चरर और यूजीसी नेट सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न देखें। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता एवं रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? उत्तर है रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता हैं भरत मुनि और रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ नाट्यशास्त्र को माना जाता है। विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति, यह उक्ति किसकी है? तो विभावानुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यह उक्ति भरत मुनि की है। आगे देखें। भरत ने नाट्यशास्त्र में कितने रसों का वर्णन किया है? भरत ने नाट्यशास्त्र में 8 रसों का वर्णन किया है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, वीभत्स, भयानक और अद्भुत रस। अगला प्रश्न। भरत ने कितने संचारी भावों तथा सात्विक भावों का स्थायी भावों का उल्लेख किया है? तो उत्तर है 8 स्थायी भाव, 8 ही सात्विक भाव और 33 संचारी भाव। अगला प्रश्न। भरत के नाट्यशास्त्र में मुख्य रस कितने हैं? उत्तर है 4 हैं मुख्य रस, श्रृंगार, रौद्र, वीर तथा विभत्स, और इनसे क्रमशः 4 अन्य रसों हास्य, करुण, अद्भुत और भयानक को उत्पन्न माना गया है। तो अब हम देखेंगे भरत के अनुसार रस के देवता एवं उनके रंग। तो रस है श्रृंगार, उसका रंग है श्याम और देवता है विष्णु। हास्य रस के रंग है श्वेत और देवता है प्रमथ। करुण रस कपोत रंग और देवता यम। रौद्र रस रंग रक्त और देवता रुद्र। वीर रस रंग गौर और देवता महेंद्र। भयानक रस रंग कृष्ण रंग और देवता काल। विभत्स रस रंग नीला और देवता महाकाल। अद्भुत रस रंग पीत और देवता ब्रह्मा। अगला प्रश्न देखेंगे। भरत ने हास्य रस के कितने भेदों का उल्लेख किया है? उत्तर है 8। स्मित, हसित, विहसित, उपहसित, अवहसित, अतिहसित, आत्मस्थ और परस्थ। स्मित हास्य अर्थात मंद मंद मुस्कुराना, इसमें दांत नहीं दिखाई देते, हल्का मुस्कुराना। हसित में मुख और नेत्र जो है अधिक उत्फुल्ल हो जाते हैं। कपोलों पर भी हास्य प्रकट होता है और दांत भी कुछ कुछ दिखाई देते हैं। विहसित में आंखों और कपोलों के आकुंचन के साथ साथ मधुर स्वर भी झलकते हैं और मुख पर लालिमा भी झलकती है। उपहसित, इसमें दृष्टि में कुटिलता आ जाती है और कंधे और सिर का संकुचित हो जाना आवश्यक माना जाता है, नाक फूल जाता है हंसते हंसते। अपहसित, इसमें अपहसित अर्थात असमय पर हंसना, बिना समय के, जब समय नहीं है हंसना। हंसते हुए आंखों में आंसू आ जाना और कंधे और सिर का हिलने लगना। अतिहसित में नेत्रों में तीव्रता से आंसू आ जाते हैं, चिल्लाहट का स्वर होता है, हाथों से बगल को दबा लेना अंतिम भेद इसका अतिहसित का माना जाता है। तो आगे है आत्मस्थ। आत्मस्थ है स्वयं ही किसी बात पर हंस देना, और परस्थ
परस्त अर्थात किसी दूसरे की, जैसे नाटक अपन देख रहे हैं तो उसमें कोई ऐसा सीन आ जाता है तो हमें हंसी आ जाती है, तो वो हो जाएगा परस्त। अगला प्रश्न, वीर रस के 3 भेद कौन कौन से हैं? दानवीर, धर्मवीर और युद्धवीर। और ये किस आचार्य ने दिए? ये तीनों भेद भरत मुनि ने दिए हैं। भरत ने अपने रस विवेचन में किस रस को स्थान नहीं दिया है? उत्तर है शांत रस को। अगला प्रश्न, भरत के अनुसार नाटक का मुख्य ध्येय क्या है? उत्तर है रस निष्पत्ति। अगला प्रश्न, किस अलंकारवादी आचार्य ने रस को अलंकार्य न मानकर अलंकार स्वीकार किया है तथा विभाव को ही रस माना है? उत्तर है भामह। अगला प्रश्न, किस आचार्य ने रीति को काव्य की आत्मा मानकर रस को गुण के अंतर्गत स्थान और कांति गुण का वर्णन करते हुए रस से युक्त माना है? उत्तर है वामन। किस आचार्य ने शांत और प्रियान नामक 2 अन्य रसों का वर्णन कर उनकी संख्या 10 कर दी? उत्तर है रुद्रट। अगला प्रश्न, किस अलंकारवादी आचार्य ने रस को अलंकार की दास्ता से मुक्त कर उसे स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया? उत्तर है रुद्रट। अगला प्रश्न, आचार्य रुद्रट ने शांत रस का स्थायी भाव किसे माना है? उत्तर है सम्यक ज्ञान को। अगला प्रश्न, किस आचार्य ने श्रृंगार रस के अंतर्गत नायक नायिका भेद का निरूपण कर रस विवेचन के इतिहास में नवीन दिशा का निर्देश किया? उत्तर है रुद्रट। अगला प्रश्न, रस को ध्वनि के साथ युक्त करने का श्रेय किसे है? उत्तर है आनंदवर्धन। अगला प्रश्न, किस आचार्य ने काव्य की आत्मा ध्वनि स्वीकार कर ध्वनि का प्राण रस यानी रस ध्वनि को माना है? उत्तर है आनंदवर्धन। अगला प्रश्न, आनंदवर्धन ने किन रसों को प्रमुखता दी है? उत्तर है श्रृंगार और शांत रस को। अगला प्रश्न, विद्वानों ने रस विवेचन का स्वर्णिम युग किस काल को माना है? उत्तर है 850 ईस्वी से 1050 ईस्वी के आसपास तक के काल को। अगला प्रश्न, किस आचार्य ने श्रृंगार को एकमात्र सार्वभौम रस के रूप में मान्यता प्रदान की? उत्तर है भोज। अगला प्रश्न, किस आचार्य ने प्रेयस, शांत, उदात्त एवं उद्धत नामक 4 नवीन रसों की उद्भावना कर रसों की संख्या 12 कर दी? उत्तर है भोज। अगला प्रश्न, भोज ने रस का मूल किसे माना है? उत्तर है अहंकार को। आचार्य भोज ने अहंकार ही विभाव तथा भावों के द्वारा आनंद के रूप में परिणत होकर रसत्व ग्रहण करता है और वह अहंकार अन्य कुछ नहीं श्रृंगार ही है, ऐसा कहा। अगला प्रश्न, रस से ही भावों की उत्पत्ति होती है, इस मत की स्थापना किस आचार्य ने की? उत्तर है भोज। अगला प्रश्न, नाट्य दर्पण किन 2 लेखकों की सम्मिलित कृति है? उत्तर है रामचंद्र और गुणचंद्र। अगला प्रश्न, वाक्य रसात्मकम काव्यम कथन किसका है? उत्तर है विश्वनाथ। अगला प्रश्न, किस आचार्य के अनुसार जब मन में तमोगुण और रजोगुण दब जाते हैं और सत्व गुण का उद्रेक और प्राबल्य होता है तभी रस की अनुभूति होती है?
उत्तर है विश्वनाथ। किस आचार्य ने रस का मूल चमत्कार को मानकर अद्भुत रस का प्राधान्य माना है? उत्तर है विश्वनाथ। अगला प्रश्न, वत्सल नामक स्वतंत्र रस का वर्णन किस आचार्य ने किया है? उत्तर है आचार्य विश्वनाथ। अगला प्रश्न, रस मंजरी तथा रस तरंगिणी नामक 2 रस शास्त्रीय ग्रंथों के रचयिता कौन हैं? उत्तर है भानुदत्त। अगला प्रश्न, भक्ति रसामृत सिंधु एवं उज्ज्वल नीलमणि नामक ग्रंथों के रचयिता हैं? उत्तर है रूप गोस्वामी। अगला प्रश्न, किस आचार्य ने एकमात्र मधुर या उज्ज्वल रस की रसनीयता सिद्ध कर भक्ति रस को सर्वोत्कृष्ट रस माना? उत्तर है रूप गोस्वामी। अगला प्रश्न, किस आचार्य ने 5 प्रकार की भक्ति के आधार पर 5 प्रकार के रसों की कल्पना की और उन्हें शांत दास्य अर्थात प्रीति, सख्य अर्थात प्रेयस और वात्सल्य एवं माधुर्य कहा? उत्तर रूप गोस्वामी। अगला प्रश्न, किस आचार्य के अनुसार अंतःकरण की वृत्ति का आनंदमय हो जाना या चैतन्य के आवरण का निरावृत हो जाना ही रस है? उत्तर है पंडित राज जगन्नाथ। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने काव्य की आत्मा किसे माना है? उत्तर है रस को। अगला प्रश्न, लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस है और इन्हीं की ओर परिभाषा, इनका उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्हीं की एक और परिभाषा है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। यह कथन किसका है? उत्तर है आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न, काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य संवेदन को भारतीय पारिभाषिक शब्दावली में रस कहते हैं। यह कथन किसका है? उत्तर है नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न, नवरस ग्रंथ के रचयिता हैं? उत्तर है बाबू गुलाब राय। अगला प्रश्न, काव्य दर्पण के रचयिता हैं? उत्तर है पंडित रामदहिन मिश्र। अगला प्रश्न, रस विमर्श के रचयिता हैं? उत्तर है डॉक्टर नाममूर्ति त्रिपाठी। अगला प्रश्न, रस मीमांसा के रचयिता हैं? उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, रस सिद्धांत के रचयिता हैं? उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न, रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य? तो उत्पत्तिवाद सिद्धांत किसने दिया? उत्तर है आचार्य भट्ट लोलट। अगला प्रश्न, अनुमितिवाद सिद्धांत किसने दिया? उत्तर है आचार्य शंकुक। अगला प्रश्न, भुक्तिवाद अर्थात भोगवाद सिद्धांत किसने दिया? उत्तर है भट्टनायक। अगला प्रश्न, अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किसने दिया? उत्तर है अभिनव गुप्त। आगे हैं रस और उनके स्थायी भाव। वैसे तो सबको पता होंगे, एक नज़र देख लेते हैं। श्रृंगार रस स्थायी भाव है रति, हास्य रस स्थायी भाव है हास, करुण रस स्थायी भाव है शोक, वीर रस स्थायी भाव है उत्साह, भयानक रस स्थायी भाव है भय, विभत्स रस स्थायी भाव है जुगुप्सा, अद्भुत रस
स्थायी भाव है विस्मय या आश्चर्य। रौद्र रस स्थायी भाव है क्रोध। शांत रस स्थायी भाव है निर्वेद। भक्ति रस स्थायी भाव है ईश्वर विषयक रति। और वात्सल्य रस स्थायी भाव है वत्सलता। अगला प्रश्न, रस सूत्र के किस व्याख्या आचार्य के अनुसार विभाव भाव की उत्पत्ति का कारण, अनुभाव उसका प्रकाशक एवं संचारी उसका पोषक है। उत्तर है भट्ट लोलट। अगला प्रश्न, भट्ट लोलट ने रस की अवस्थिति किसमें मानी है? उत्तर है अनुकार्य में। अगला प्रश्न, किस आचार्य ने बताया कि रस की निष्पत्ति नहीं होती, अनुमिति होती है, अर्थात उसका अनुमान किया जाता है? उत्तर है आचार्य शंकुक। अगला प्रश्न, किस आचार्य के अनुसार न तो रस की उत्पत्ति होती है, न अनुमिति और न ही अभिव्यक्ति ही, वरन रस का भोग होता है? उत्तर है आचार्य भट्ट नायक। अगला प्रश्न, किस आचार्य ने रस सूत्र की व्याख्या के संदर्भ में काव्य को 3 शक्तियों की कल्पना की? अभिधा, भावकत्व एवं भोजकत्व। उत्तर है भट्ट नायक। अगला प्रश्न, अभिनव गुप्त के रस विवेचन यानी अभिव्यक्तिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? उत्तर है शैव दर्शन। अगला प्रश्न, अभिनव गुप्त ने रस की स्थिति किसमें मानी है? उत्तर है सामाजिक या सहृदय के चित्त में। अगला प्रश्न, अभिनव गुप्त रस को मानते हैं? उत्तर है व्यंग्य। अगला प्रश्न, भारतीय काव्य शास्त्र में साधारणीकरण की कल्पना सर्वप्रथम किसने की? उत्तर है आचार्य भट्ट नायक। अगला प्रश्न, किस आचार्य के अनुसार विभाव, अनुभाव और स्थायी भाव सभी का साधारणीकरण होता है? उत्तर है आचार्य भट्ट नायक। अगला प्रश्न, किस आचार्य के मतानुसार व्यंजना के विभाव व्यापार के द्वारा साधारणीकरण होता है? उत्तर है अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न, किस आचार्य ने दोष दर्शन के आधार पर साधारणीकरण की प्रक्रिया का समाधान प्रस्तुत किया है? उत्तर है पंडित राज जगन्नाथ। अगला प्रश्न, किस आलोचक ने आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण माना है? उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, किस आलोचक ने कवि तथा सहृदय के बीच भावना के तादात्म्य को ही साधारणीकरण माना है? उत्तर है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न, हिंदी में आधुनिक काल में साधारणीकरण के संदर्भ में सर्वप्रथम चिंतन किस आलोचक ने किया? उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, रीति काव्य की भूमिका तथा रस सिद्धांत नामक ग्रंथों के लेखक कौन हैं? उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न, कवि वह होता है जो अपनी अनुभूति का साधारणीकरण करे, दूसरे शब्दों में जिसे लोक हृदय की पहचान हो। उक्ति किसकी है? उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न, किस आलोचक के मतानुसार साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है? उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न, भारतीय काव्य शास्त्र में भावक से अभिप्राय है? उत्तर है सहृदय या आलोचक।
अगला प्रश्न, कवि में प्रतिभा का कौन सा रूप होता है? प्रतिभा के दो रूप बताए थे राजशेखर ने, कार्यत्री और भावयित्री। तो कवि में प्रतिभा का कौन सा रूप होता है? उत्तर है कार्यत्री प्रतिभा। अगला प्रश्न, सहृदय में प्रतिभा का कौन सा रूप होता है? उत्तर है भावयित्री प्रतिभा। किस आचार्य ने भावक अर्थात सहृदय के दो प्रकार, अरोचकी अर्थात विवेकी एवं स्त्रीणाभ्यवहारी अर्थात अविवेकी माने हैं? उत्तर है मंगल नामक आचार्य ने। अगला प्रश्न, मत्सरी एवं तत्वाभिनिवेशी नामक भावक अर्थात सहृदय के दो अन्य भेदों का वर्णन किस आचार्य ने किया? उत्तर है राजशेखर। मत्सरी अर्थात पक्षपातपूर्ण आलोचना करने वाला और तत्वाभिनिवेशी अर्थात काव्य के मर्म की गहरी पैठ रखने वाले। अगला प्रश्न है, रस के कितने अवयव होते हैं? उत्तर है 4, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी या संचारी भाव और स्थायी भाव। अगला प्रश्न, विभाव के कितने भेद होते हैं? उत्तर है 2, आलंबन और उद्दीपन। अगला प्रश्न, आलंबन विभाव के कितने भेद हैं? उत्तर है 2, आलंबन और आश्रय। अगला प्रश्न, अनुभाव की संख्या कितनी है? उत्तर है 4, कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। अगला प्रश्न, सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी मानी गई है? उत्तर है 8, स्वेद, कंपन, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, वैवर्ण्य और प्रलय। अगला प्रश्न, व्यभिचारी या संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? उत्तर है 33। अगला प्रश्न, औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम उक्ति किसकी है? उत्तर है क्षेमेंद्र। अगला प्रश्न, भरत मुनि ने अनुभाव के कितने भेद किए? उत्तर है 3, वाचिक, आंगिक और सात्विक। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने विरोध और अविरोध के आधार पर संचारियों के कितने वर्ग किए हैं? उत्तर है 4, सुखात्मक, दुखात्मक, उभयात्मक और उदासीन। अगला प्रश्न, दंडी ने कितने रसों का उल्लेख किया है? उत्तर है 8। भरत मुनि ने भी 8 ही मानी है संख्या। अगला प्रश्न, शांत रस को रस विवेचन में सर्वप्रथम किसने स्थान दिया? उत्तर है उद्भट। अगला प्रश्न, एकमात्र करुण को ही मूल रस एको रसः करुण किसने माना है? उत्तर है भवभूति। और अगला प्रश्न, किस आचार्य ने शांत रस को मूल रस के रूप में प्रतिष्ठित किया? उत्तर है अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न, किस आचार्य ने अद्भुत रस को मूल रस माना है? उत्तर है विश्वनाथ। सर्वप्रथम विश्वनाथ के प्रपितामह नारायण पंडित ने अद्भुत रस को मूल रस माना था। विश्वनाथ ने उन्हीं का मत उद्धृत किया है। अगला प्रश्न, किस आचार्य ने श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स को मौलिक रस कहा है और इन्हीं से हास्य, करुण, अद्भुत एवं भयानक रस का विकास स्वीकार किया है? उत्तर है भरत मुनि। अगला प्रश्न, श्रृंगार रस को मूल रस किस आचार्य ने माना है? उत्तर है भोज। अगला प्रश्न, भक्ति रस को मूल रस किसने माना है? उत्तर है मधुसूदन सरस्वती एवं रूप गोस्वामी ने। अगला प्रश्न, भगवत भक्ति रसायन नामक ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? उत्तर है मधुसूदन सरस्वती। अगला प्रश्न,
रस विवेचन के संदर्भ में किस विद्वान ने निष्पत्ति का अर्थ उपचिति किया? उत्तर है आचार्य भट्ट लोलट। अगला प्रश्न, निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति किसने किया? उत्तर है अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न, रस विवेचन में चित्र तुरंग न्याय की कल्पना किसने की? उत्तर है आचार्य शंकुक। अगला प्रश्न, साधारणीकरण की प्रक्रिया में मधुमती भूमिका की चर्चा किसने की थी? उत्तर है केशव प्रसाद मिश्र और श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न, रस का विरोध किस विद्वान ने किया था? उत्तर है भामह। अगला प्रश्न, शंकुक के अनुसार भरत मुनि के रस सूत्र में आए संयोग शब्द का अर्थ है? उत्तर है अनुमान। अगला प्रश्न, रस सिद्धांत के संबंध में तन्मयतावाद के प्रतिष्ठापक हैं? उत्तर है अभिनव भरत। अगला प्रश्न, जब अनुचित और असंगत रूप से रस का प्रयोग किया जाता है, जैसे नायक नायिका के एक पक्षीय प्रेम को दिखाना, तो उसे कहते हैं? उत्तर है रसाभास। अगला प्रश्न, जब भावों का अनौचित्य रूप में वर्णन हो या उनका अनुचित प्रवर्तन हो तो उसे कहते हैं? उत्तर है भावाभास। अगला प्रश्न, जब एक भाव किसी दूसरे विरुद्ध भाव के उदित हो जाने पर शांत हो जाए और उसकी समाप्ति भी चमत्कारी प्रतीत हो तो वहाँ होता है? उत्तर है भाव शांति। अगला प्रश्न, एक भाव की शांति होने पर जब अन्य भाव के उदय होने में चमत्कार दिखाई पड़े तो उसे क्या कहते हैं? उत्तर है भावोदय। अगला प्रश्न, एक के बाद अन्य अनेक भावों का जब एक साथ उदय होता है तो उसे क्या कहते हैं? उत्तर है भाव शबलता। अगला प्रश्न, जिस विषय के द्वारा भाव मन में जागते हैं और विकसित होते हैं कहलाता है? उत्तर है विभाव। अगला प्रश्न, जिसके हृदय में रति आदि स्थायी भाव जागते हैं कहलाता है? आश्रय। अगला प्रश्न, जिन कार्यों से भाव का अनुभव होता है कहलाता है? उत्तर है अनुभाव। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने सैद्राच करुणो रसः कहकर करुण रस की उत्पत्ति रौद्र रस से मानी है? उत्तर है भरत मुनि। अगला प्रश्न, रस सिद्धांत के किस व्याख्याता ने सर्वप्रथम दर्शक अर्थात सामाजिक की महत्ता को स्वीकार किया है? उत्तर है आचार्य भट्टनायक। अगला प्रश्न, किस आचार्य ने महाभारत में शांत रस को ही मुख्य माना है? उत्तर है आनंदवर्धन। अगला प्रश्न, रस की सर्वांगीण वैज्ञानिक व्याख्या किसने की थी? उत्तर है अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किस आचार्य ने रस के स्वरूप पर सविस्तार रूप से प्रकाश डाला है? उत्तर है विश्वनाथ। अगला प्रश्न, भरत सूत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति के सर्वप्रथम व्याख्याता कौन है? उत्तर है भट्ट लोलट। अगला प्रश्न, आनंद का अर्थ हृदय का व्यक्तिबद्ध दशा से मुक्त और हल्का होकर अपनी क्रिया में तत्पर होना ही समझता हूँ, यह कथन किसका है? उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, साधारणीकरण विभाव आदि का होता है, यह भावकत्व का परिणाम है, कथन किसका है? उत्तर है आचार्य भट्टनायक। अगला प्रश्न, रस का भोक्ता वास्तविक राम आदि एवं नट को किसने माना? उत्तर है भट्ट लोलट। अगला प्रश्न,
किस आचार्य को साधारणीकरण का प्रवर्तक माना जाता है? उत्तर है भट्टनायक। अगला प्रश्न, न्याय सिद्धांत के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार कौन थे? उत्तर है आचार्य शंकुक। अगला प्रश्न, सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार थे? उत्तर है आचार्य भट्टनायक। अगला प्रश्न, सहृदय की चेतना का साधारणीकरण मानने वाले आलोचक हैं? उत्तर है केशव प्रसाद मिश्र। इन्होंने सहृदय का साधारणीकरण माना है। और कवि का साधारणीकरण किसने माना है? पहले आ चुका है ये प्रश्न, डॉक्टर नगेंद्र ने। और किस आलोचक ने भावक या पाठक का साधारणीकरण माना है? उत्तर है श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न, रस निष्पत्ति में ब्रह्म सहोदर की व्याख्या किसने की? उत्तर है आचार्य भट्टनायक। अगला प्रश्न, रस निष्पत्ति में प्रेक्षक की अनुभूति की करने वाले व्याख्याकार हैं? प्रेक्षक अर्थात दर्शन। उत्तर है भट्टलोलट। अगला प्रश्न, अभिधा, भावकत्व और भोग काव्य के 3 व्यापार किस आचार्य ने माने हैं? उत्तर है आचार्य भट्टनायक। अगला प्रश्न, रस निष्पत्ति के किस व्याख्याता के अनुसार स्थायी भाव सहृदय या सामाजिक के हृदय में वासना रूप से अर्थात संस्कार के रूप में पहले से ही अव्यक्त रूप में विद्यमान रहते हैं? उत्तर है अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न, रस निष्पत्ति के अंतर्गत मूल पात्रों में रस की स्थिति को किसने माना है? उत्तर है आचार्य भट्टलोलट। अगला प्रश्न, भाव शांति, भाव शबलता तथा भाव संधि किस भाव की प्रमुख स्थितियां हैं? उत्तर है संचारी भाव की। अब देखेंगे प्रमुख सिद्धांत और उनके प्रवर्तक आचार्य। तो रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य भरत। अलंकार सिद्धांत के हैं आचार्य भामह। रीति सिद्धांत के आचार्य वामन। ध्वनि सिद्धांत के आचार्य आनंदवर्धन। वक्रोक्ति सिद्धांत के आचार्य कुंतक। और औचित्य सिद्धांत के आचार्य क्षेमेंद्र। ये हैं हमारे रस सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। यानी कि मैंने तो बहुत सारे प्रश्न आपको दे दिए हैं, आप कभी भी इसे सुन सकते हैं। कम समय में आपके सामने अगर चलता रहेगा तो बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में अपने आप ही आते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस और बनाऊं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।